हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अपने आप को चेक करते रहिए स्टूडेंट्स कि हमारी स्टडी में परफेक्टनेस है या नहीं है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को याद कीजिए और उसे 2-3 दिन बाद लिखने की कोशिश कीजिए और ये देखिए स्टूडेंट्स कि हम जो पढ़ते हैं उसे कितना लिख पाते हैं। अगर आप उसका स्टूडेंट्स 10% भी लिख पाते हैं तो इसका मतलब आपकी स्टडी, लेकिन 3-4 दिन बाद। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा वो है धारामापी का एमीटर में रूपांतरण। तो धारामापी का एमीटर में रूपांतरण कैसे होगा देखिए स्टूडेंट्स मैं बताता हूं। देखिए पहले बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स इसे समझिए। एमीटर एमीटर क्या है? धारा नापने के काम में आता है और हमेशा उसे श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक, हम देखेंगे। तो देखिए बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये है बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है स्टूडेंट्स, ये लीजिए। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ये कितना है स्टूडेंट्स? इसमें ये 5 ओम है, तो इसमें कितनी धारा बहेगी? I बराबर V अपॉन R। V कितना है? 10 है और ये है 5, तो इसमें 2 एम्पियर। अब ये तो मैंने कैलकुलेशन से की स्टूडेंट्स। यदि आप इसे किसी एपरेटस से नापना चाहें तो वो भी 2 एम्पियर नापना चाहिए। ठीक है ना? देखते हैं। अब मैं इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसी सर्किट में ये लीजिए, धारा नापने के लिए एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं, यहां लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हर एक एपरेटस का अपना भी प्रतिरोध होता है। जो ये मैंने धारा मापी लगाया है धारा नापने के लिए, ठीक है, इस धारा मापी का भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए थोड़ी सी देर, ये तो 5 ओम था स्टूडेंट्स, मान लीजिए कितना है स्टूडेंट्स? ये 2 ओम है। कितना है स्टूडेंट्स? ये 2 ओम। तो देखिए अब ये 10 वोल्ट है, तो देखिए अब इसमें ये कितनी करंट नापेगा स्टूडेंट्स? I बराबर V अपॉन R, 10 अपॉन 5 और 2 7। ठीक है, 5 और 2 7, तो कितना होगा? 7 एकम 7, 3 बचे 7, 1.4 एम्पियर नापेगा। और जबकि इसमें इसे कितनी नापनी चाहिए? 2 एम्पियर, क्योंकि इसमें तो कितनी करंट फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर। अगर आप इसे कैलकुलेशन से मेथड करोगे तो कितनी, इसमें कितनी फ्लो हो रही? 2। अब यदि आप इसे इसमें नापोगे तो ये नापेगा 1.4। क्यों? क्योंकि इसका अपना भी प्रतिरोध होगा। ठीक, तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स, इस धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए ये 1.4 ना नापे, जो कि 2 नापे, तो आप क्या बताइए कि इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0। क्योंकि अगर इसका प्रतिरोध 0 होगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो ये 2 की 2 ही नापेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, यानी 0 होता है। बिल्कुल बात क्लियर समझ में आ गई? तो मैं इस बात को लिख देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट, धारामापी का एमीटर में रूपांतरण और भी समझिए। चलो लिखने से पहले समझिए। अब क्या करें स्टूडेंट्स, फिर एक साथ ही लिख देते हैं। अब क्या करें बताइए? इसका प्रतिरोध आदर्श स्थिति में, यानी आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। लेकिन आपको पता है आदर्श 0 तो हम कर ही नहीं सकते, आदर्श स्थिति को तो कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि इसका प्रतिरोध कम से कम करना होना चाहिए। ठीक है ना? इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। तो इसका प्रतिरोध कम करने के लिए हम इसके श्रेणी क्रम में एक बहुत छोटा प्रतिरोध लगा देते हैं। ठीक है ना? जैसे हमने इसका प्रतिरोध कितना लगा दिया? 1 लगा दिया। तो अब जो इतने सर्किट का प्रतिरोध होगा, ठीक है ना, जिसे हम धारा मापी बोल रहे हैं, ठीक है ना, उसका प्रतिरोध 1 से भी कम होगा। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स, समांतर क्रम में ये और ये समांतर क्रम में है ना। तो देखो ये समांतर क्रम है, फिर बहुत अच्छी तरह समझो स्टूडेंट्स, ये आगे तक के काम में आएगा आपको। ये लीजिए, ये स्टूडेंट्स कितना है? 10 है, ये कितना है? 5 है। तो मैं कैलकुलेशन करने से पहले बताऊं, इसका इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 5 से भी कम होगा, जो कम है उससे भी कम होगा। ठीक है, करके दिखा देता हूं। देखो 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/5, तो 3/10 हो जाएगा स्टूडेंट। डायरेक्ट 2 से मल्टीपल कर लो, 3/10। तो देखो, तो R बराबर कितना होगा? 10/3, यानी 3.33 आ गया ना, 3.3, जबकि 5। ठीक है, इस लॉजिक से, ठीक है, इसका प्रतिरोध हमें कम करना है। कम तो हमें इतना करना चाहिए कि इसका प्रतिरोध रहे ना, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता।
आदर्श स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका प्रतिरोध शून्य नहीं कर सकते हम, लेकिन कम तो कर सकते हैं, जितना कम से कम कर सकते हैं। तो इसलिए इस धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में, देखो समांतर क्रम में एक बहुत अल्प प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे संट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? संट कहते हैं। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो ये बात मैं सब लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए अब वो ही जोड़ रहे हैं, देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं केवल उतना ही वो लिख रहा हूं, ये देखिए, ठीक है। ये लीजिए, उस प्रतिरोध को मैं यहां पर बना रहा हूं स्टूडेंट, देखिए। तो देखिए ये धारामापी है, इसका इसका ये प्रतिरोध कितना है स्टूडेंट? जी। ये लीजिए, और इसके ये लीजिए, मैंने ये संट जोड़ दिया एस, इसके समांतर का, ये लीजिए, ठीक है। अब देखो धारा यहां से आई यहां से धारा आई आ रही है, ठीक। तो धारा इसमें कम से कम जाए, इधर धारा कम से कम जाए स्टूडेंट, ठीक है, तभी तो ये धारा नापेगा। तो मान लिया इधर धारा कितनी गई स्टूडेंट्स? आई जी। तो और इधर कितनी जाएगी? आई माइनस आई जी। देखा भाई, इसमें ये गैल्वेनोमीटर है स्टूडेंट, जी फॉर गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर में धारा कितनी गई? आई जी, ठीक। तो इधर कितनी जाएगी? आई जी, ठीक। तो ये कम से कम होनी चाहिए, फिर यहाँ पर आके तो ये हमने इसमें बता दी, ये गैल्वेनोमीटर है आपका, ठीक है। तो अब इसको हम देखिए जोड़ देते हैं। तो समझ गए स्टूडेंट्स? तो जब किसी धारामापी को एमीटर में जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? इस तरह से जोड़ते हैं, उसके समांतर क्रम में एक संट जोड़ देते हैं जिसका प्रतिरोध बहुत अल्प होता है, ठीक है। बस ये धारामापी का एमीटर में रूपांतरण होगा। तो लिखिए, देखिए, ठीक है। देखो पहले लिखते हैं एमीटर है क्या चीज। तो देखो एमीटर एक ऐसा उपकरण है, ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में बहने वाली धारा को नापता है, ठीक है। धारा को नापता है, और इसे हमेशा किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसे भी ध्यान रखिए, एमीटर को हमेशा धारा नापने के लिए किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। मैं ये भी लिख देता हूं स्टूडेंट्स, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्रम में जोड़ते हैं, ठीक हो गया। ये देखिए, अब मैंने आपको यहां बताया था स्टूडेंट्स, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? शून्य। तो ये मैं लिखता हूं, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श का मतलब जिससे कि वो बिल्कुल सही तरीके से नापे, शून्य होता है, ठीक है। परंतु वास्तव में, है ना, ये है ना, परंतु वास्तव में, ठीक है, प्रतिरोध क्या नहीं होता वास्तव में, ठीक है। धारामापी का प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता, वास्तव में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, शून्य नहीं हो सकता, परंतु कम किया जा सकता है, ठीक है। परंतु कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है।
ठीक है स्टूडेंट, देखिए हम क्या कर सकते हैं, अतः देखो यही अतः धारामापी को, ये मैं वैसे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, अतः यही चीज आपको याद रखनी है, अतः धारामापी, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते, धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए ठीक है, उसकी कुंडली मैंने पढ़ाया था क्या, उसकी कुंडली के समांतर क्रम में एक बहुत अल्प प्रतिरोध, जिसे हम संट कहते हैं, उस प्रतिरोध को अल्प प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ये मैंने दिखाया हुआ स्टूडेंट, ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, जोड़ देते हैं, तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब जितनी धारा ये है इसमें, ठीक है ना, तो अब देखिए चित्र अनुसार, ठीक, अब ये लिख देते हैं हम नेक्स्ट लाइन से, माना, ठीक है, धारामापी की कुंडली में, ठीक है ना, एस प्रतिरोध का संट जोड़ देते, एस प्रतिरोध, पी की कुंडली है ना, धारामापी की कुंडली, पूरा लिखो, धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में एस प्रतिरोध का संट जोड़ देते हैं, एस प्रतिरोध का संट जोड़ देते हैं। तब ठीक है स्टूडेंट्स, तब देखिए, अब यहां देखो स्टूडेंट्स, जितना इसके बीच में, इसका प्रतिरोध कितना है स्टूडेंट्स, मैं प्रतिरोध दिखा देता हूं इसमें, इसका प्रतिरोध है आर जी, कितना है स्टूडेंट्स इसका प्रतिरोध, आर जी, ठीक है, तो देखिए ये देखो यहां पर, ये और ए और बी, जितना विभवांतर यहां पर है उतना विभवांतर यहां पर है, क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होता है, ठीक है ना, तो देखो, तो लिखिए ये वाला कितना, आई जी इंटू आर जी, स्मॉल जी बना लो, बराबर ये कितना होगा, एस आई माइनस आई जी, ये तो हुआ विभवांतर। बस अब इसमें हमें एस का मान निकाल सकते हैं, तो करिए आई जी इंटू आर जी, कर लूंगा इसमें एस आई माइनस एस आई जी, ठीक है, आई जी को एक तरफ ले जाओ सबको, तो कितना होगा, इसे इधर ले आइए प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो मैं लिखता हूँ आई जी आर जी प्लस एस आई जी बराबर एस इंटू आई, यही है ना, इसे यहाँ कर रहा हूँ, बाकी को क्या कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, आई जी, तो क्या हुआ, देखो ये हुआ स्टूडेंट्स आर जी प्लस एस, ठीक है, बराबर एस आई, तो अब देखो आई जी अपॉन आई इज इक्वल टू एस अपॉन आर जी प्लस एस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखा स्टूडेंट्स, तो ये आपको इतना पूछ सकता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, तो आप इसको करेंगे, तो धारामापी का एमीटर में कैसे रूपांतरण करोगे, और रूपांतरण करने के लिए स्टूडेंट कितना प्रतिरोध, जो उसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाएंगे जिसे हम संट कहते हैं, उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, वो आप इस सूत्र से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया, आप इसको इसमें लगा सकते हैं। ये वाला मैंने रूपांतरण कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या होगा, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतर, है ना। अब वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी चालक या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को नापता है। ठीक है, पहले ही लिखते हैं, वोल्ट मीटर एक ऐसा वैद्युत उपकरण है जो कि परिपथ के, जो कि वैसे लिख लो, जो किसी चालक के सिरों के बीच, जो कि किसी चालक के सिरों के बीच या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, या पूरा लिखो, या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या नापता है, विभवांतर नापता है। विभवांतर नापता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। तो अतः, अब देखना बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, अतः किसी धारामापी को, समझ लीजिए स्टूडेंट्स, एक और चीज मैं बताता हूं इस लाइन से पहले। देखिए, जहां भी सीक्वेंस टूटते हैं स्टूडेंट्स, वहां हमारा लिखने का जो प्रभाव पढ़ने वाले पर होता है वो थोड़ा समाप्त हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा पहले इसलिए समझ लीजिए, एक लाइन और लिखूंगा स्टूडेंट्स, आप बहुत ध्यान से समझो, बहुत ही ध्यान से स्टूडेंट। देखो, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ठीक है, ये है। अब इसमें कितने हैं, मान लीजिए, चलो ठीक है 10 वोल्ट है, चलो 20 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूँ, 20 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूँ, 5 इसमें, तो कितने में स्टूडेंट्स, ठीक। चलो और एक मिनट और भी लेता हूँ, ये लीजिए, ये कितने स्टूडेंट्स, ये 3 है और ये 2 है, वाह, ये 2 ओम है। क्लियर हो गया। अब बताओ इसमें धारा कितनी बह रही है ना। हम ये देखते कि मैं इसके सिरों के बीच विभवांतर नापना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो कितना आना चाहिए, पहले थोटी का निकालता हूँ। तो देखो, पहले धारा निकालते हैं, I बराबर 20, ये होता है ना, I बराबर, मैंने आपको बताया था बैटरी से चलने वाली धारा R प्लस स्मॉल r या V अपॉन R होता है, ऐसे कर लीजिए। तो V कितना है, 20 वोल्ट है। तुल्य प्रतिरोध 3 और 2 5, तो 5 और 20, 4 एम्पियर। अब इसके सिरों के बीच विभवांतर निकालना, ये लीजिए, V बराबर IR, I कितना है 4, 2 ये है 8 वोल्ट। देखना स्टूडेंट्स, तो यदि अब मैं थॉर्टिकल से निकालता तो इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 8 वोल्ट आया। अब लेकिन यदि मैं किसी वोल्ट मीटर से नापना चाहता हूं तो 8 वोल्ट ही आना चाहिए, अगर वो आदर्श वोल्ट मीटर है, ठीक है ना। तो देखते हैं आना चाहिए कि नहीं, चलो फिर देखते हैं। ये लीजिए, अब मैं एक वोल्ट मीटर से इसे नापना चाहता हूँ, ये तो थॉर्टिकल निकाला, वोल्ट मीटर से नापना चाहता हूँ। वोल्ट मीटर तो आपको पता है इसके से, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है। वोल्ट मीटर को हमेशा इसके उसमें लगाएंगे आप, ये लीजिए, ये लीजिए, वोल्ट मीटर को आपने यहाँ लगा दिया। इसका भी आपको पता है स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा नहीं होगा स्टूडेंट्स। चलो ये लीजिए, ये कितना है मान लेते, ये 2 है, और ये कुछ भी मान लेता हूँ। चलो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी सी देर के लिए इसे मैं 4 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, 4 मान लेता हूँ। तो बताइए, अब देखो स्टूडेंट्स, अब ये कितनी नापेगा, अब ये कितना नापेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये 2 है,
इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। अब बताओ इन दो बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ स्टूडेंट्स, 2 ये और 4 ये, और किसमें, समांतर क्रम में। तो 1/2 प्लस 1/4, तो 2 दूनी 4, तो 3/4 आ गया ये स्टूडेंट्स। तुल्य प्रतिरोध R बराबर आ गया 4/3। तो बताओ इसमें तो विभवांतर का V बराबर IR, ठीक है ना। I कितनी बह रही है स्टूडेंट्स इसमें, 4, और R कितना हुआ, ये 4/3, 16/3 नापेगा। क्या नापेगा स्टूडेंट, 16/3, और जबकि है उसका कितना, 8 वोल्ट, अब नापेगा ये 16/3 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए तो इसके लिए क्या करें, आप खुद बताइए। इसके लिए तो स्टूडेंट्स ये ऐसा है, आप भी खुद बताइए कि भाई धारा सारी की सारी इसमें जाए, धारा इधर आए ना, समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स। आप देखो मैंने जब ये धारा लगाई तो ये लीजिए, कुछ धारा इधर चली जाएगी, कुछ धारा इधर चली जाएगी, ऐसे सोचो और भी अच्छे तरीके से समझे स्टूडेंट्स। ये 4 यहां से धारा चली, ठीक है, पहले तो 4 की 4 इसमें चली गई थी, लेकिन अब इसका प्रतिरोध है कुछ, ठीक है ना, तो कुछ धारा इसमें जाएगी, कुछ धारा इसमें जाएगी, ठीक है। अब मान लिया इधर कितनी धारा चली गई स्टूडेंट्स, 3, और इधर 1 चली गई, ठीक है। तो अब देखो, तो अब इसके बीच का विभवांतर कितना हुआ, 3 दूनी 6 वोल्ट नापेगा स्टूडेंट्स ये, और जबकि है इसका कितना, 8 वोल्ट, है कितना स्टूडेंट्स, 8 वोल्ट, और नापेगा कितना, 6, क्यों, क्योंकि इसका भी अपना प्रतिरोध है। अब ये देखो कि इसे आदर्श वोल्टमीटर में बदलने के लिए, या आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, यानी कि इधर कोई भी धारा आए ना, इधर भाई यहां से 4 चली धारा, देखो यहां से 4 धारा चली, चारों की 4 ऐसे चले जाए, यानी कि यहां पर इधर की ओर जाए ना, जब तो 8 आएगा, 4 दूनी 8। तो ऐसा कब हो सकता है, जब इसका प्रतिरोध क्या हो, अनंत हो, है प्रतिरोध का अनंत, यानी कि इतनी रुकावट डाल दी कि इसका थोड़ा सा भी हिस्सा इधर की ओर ना जाए, तो सारी की सारी यहाँ चली जाएगी, तो यहाँ 4 दूनी 8, तो 8 के 8 नापेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापता है, और तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट है, यहाँ लिखता हूँ आदर्श वोल्टमीटर, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, याद रखो स्टूडेंट्स, यही, और उसका क्या था, शून्य, अनंत होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब मैं सब चीज को लिखूंगा, ठीक, अतः अब लिख दीजिए, अतः अनंत होता है, ऐसे लिख दो, अतः एक चीज और लिखो स्टूडेंट्स, वोल्टमीटर को किस में नापते हैं, हमेशा किस में रखते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना। वोल्टमीटर को हमेशा वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। अब लिखिए स्टूडेंट, ठीक है, वही वाली बात देखो, अतः देखना स्टूडेंट्स, अतः किसी धारा मापी को वोल्ट मीटर की तरह प्रयुक्त करने के लिए, वोल्ट मीटर की तरह प्रयुक्त करने के लिए, या बदलने के लिए ना, प्रयुक्त करने के लिए ठीक है ना, प्रयुक्त करने के लिए, एक तो इसके जैसे प्रयुक्त करने के लिए धारा मापी के श्रेणी क्रम में, क्योंकि अनंत तो कर नहीं सकते लेकिन ज्यादा कर सकते, करने के लिए धारा मापी की कुंडली में एक बहुत ऊंचा करेंगे ना, जब तो अनंत के पास पहुंचेगा। भाई अनंत तो हम कर नहीं सकते,
अनंत तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अधिक से अधिक तो कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत उच्च प्रतिरोध, ठीक है ना। अतः धारामापी की कुंडली में बहुत उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ऐसे बदलते हैं, देखो जोड़ देते हैं। अभी करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए, देखो अच्छी तरह समझिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए, इसके बीच में हमें जोड़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहां पर हम जोड़ेंगे, कहां पर जोड़ेंगे इसमें स्टूडेंट्स, इसके समांतर क्रम में, ठीक। ये लीजिए, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और इसके इसमें जोड़ देते हैं, ठीक। ये प्रतिरोध है, ये आर प्रतिरोध है। यहाँ से धारा आई, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इधर धारा कितनी जाएगी, इधर कितनी जाएगी, आई जी, तो इधर कितनी जाएगी स्टूडेंट्स, जी से ले ले, क्योंकि ये जी है ना। चलो स्मॉल जी ले लीजिए आप, स्मॉल गैल्वेनोमीटर, आई जाएगी तो इधर कितनी बचेगी, आई माइनस आई जी, ठीक है। आप क्या सर पहले वाले केस में तो आपने, हमें तो ये देखना कि गैल्वेनोमीटर में कितनी धारा जाएगी, इतनी, ठीक है। और इसका ये जो प्रतिरोध है, इसको फिर इसको हम फिर ऐसे लिख रहे हैं, या आर एस लिख लो या आर जी लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है स्टूडेंट। और इसका प्रतिरोध कितना जो ये जोड़ा है स्टूडेंट, इसका भी अपना प्रतिरोध होगा, ये है आर जी, देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो देखिए, देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ देते, ठीक। तो अभी इस केस में देखो, तो क्या होगा स्टूडेंट, देखो आई माइनस आई जी बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, आर। तो इसमें इसके बीच में नाप रहे हैं हम आर, ठीक है, बराबर इसमें देखिए क्या होगा, आई जी, ये दोनों जुड़ जाएंगे, आर जी प्लस एस, ये श्रेणी क्रम होगा ना, आर जी और ये प्लस एस। तो इसे सोल्व कर लेते हैं, हमें देखना कि एस कितना जोड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जोड़ देखो, आई आर माइनस आई जी आर बराबर आई जी आर प्लस आई जी एस। देख लो स्टूडेंट्स, फोर से ये माइनस आई जी आ रहा है, ठीक है, और इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉरी, हमें इसके बीच में क्या नापना है, विभवांतर नापना है, ठीक है ना। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, विभवांतर। तो ये बस ये सारा क्या होगा, इसके बीच में विभवांतर हो गया, विभवांतर होगा ना, इसके बीच में देखो, ये विभवांतर हो गया, विभवांतर, ये आई जी प्लस आई जी आर जी प्लस एस है। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, एस निकालना है। तो कितना होगा देखो स्टूडेंट्स, आई जी इंटू एस, यानी कि कितना होगा स्टूडेंट्स, इसको इधर लेना, तो v माइनस आई जी आर, ठीक है, और s बराबर क्या है फिर, v माइनस आई जी आर अपॉन आई जी, ठीक। इसे हम स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, s बराबर v अपॉन आई जी माइनस आई जी आर अपॉन आई जी से आई जी कट जाएगा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इतने उसका हमें प्रतिरोध होगा। कितना सिंपल स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल आप इसे ऐसे करेंगे और ये चित्र ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बता दिया धारामापी का एमीटर में कैसे रूपांतरण करते हैं, वोल्टमीटर का कैसे रूपांतरण करते हैं। ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा तथा मात्रक लिखी। जैसे हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखा था वहां पर, ऐसे स्टूडेंट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ध्यान से समझिए स्टूडेंट। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, वैद्युत, पहले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव बना रहा हूं अभी। ये भी वैद्युत द्विध्रुव में क्या था, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये माइनस क्यू आवेश था, ये प्लस क्यू आवेश था, ये था वैद्युत द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव है। चुंबकीय द्विध्रुव में क्या है, यानी कि चुंबक के दो ध्रुव, जैसे यहाँ वैद्युत द्विध्रुव यानी कि वैद्युत के दो ध्रुव। वैद्युत किससे बनता है, आवेश से। तो यहाँ दो तरह के आवेश है, एक माइनस आवेश, एक प्लस क्यू आवेश। ऐसे ही चुंबकीय द्विध्रुव, ये लीजिए
ये एन ध्रुव और ये एस ध्रुव, ये चुंबकीय द्विध्रुव है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एक तो यही है वैद्युत द्विध्रुव दंड चुंबक या कोई भी चुंबक, या और देख लीजिए स्टूडेंट चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, ये लीजिए देखिए धारावाही लूप, धारावाही लूप, ये भी क्योंकि चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, या ये भी धारावाही परिनलिका स्टूडेंट्स, ये लीजिए ये भी। ठीक है, ये भी क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव है, सीधी चुंबक कह लो। ये भी चुंबकीय द्विध्रुव है, सीधी चुंबक कह लो। ये भी चुंबकीय द्विध्रुव यानी कि जिसमें दो ध्रुव हो, और आपको पता है चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव। आप कहोगे सर इसमें तो चलो पता चला ये एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है, इसमें कैसे पता चला? देखो स्टूडेंट्स, अगर आप देखो बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, अगर ये मेरी ओर ऐसे है, देखना स्टूडेंट्स ऐसे ही बना रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो देखो इसमें एन बनाओ, क्या बनाओ स्टूडेंट्स, एन। बताओ ये एन ऐसे ही तो बनाते हो, मैंने तीर के अनुसार निशान। तो अगर इसमें लूप में अगर हमें सामने से कैसे दिखाई देती है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कौन सा, वो पृष्ठ कौन सा होगा, एन, और इसके पिछले वाला एस दिखाई देगा। देखो दिखाई देता हूं, अब मैं इसमें उल्टा प्रवाहित करता हूं ऐसे। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो एस बनेगा। देखो ये देखो तीर का निशान, ये और देखा, समझे? तो यानी यदि किसी लूप में एंटी क्लॉकवाइज धारा बहती है जिधर से हम देखते हैं, तो वो कैसा ध्रुव होगा, एन ध्रुव होगा, उसके पिछले वाला एस होगा। ठीक है ना, तो जो आप वैसे भी देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर मैं इधर से देखूंगा तो इसमें क्लॉकवाइज, तो इधर से क्या दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। इसलिए ये स्टूडेंट्स क्या है, अगर मैं इसमें बनाऊं, देखो ये क्या है स्टूडेंट्स, एन, ये एन है, तो इससे पिछले वाला एस। ऐसे इसमें स्टूडेंट्स देखो ये ऐसे घूम के आया ना ऐसे स्टूडेंट, तो ये एस होगा और ये एन होगा, ये इसमें है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो चुंबकीय द्विध्रुव समझ गए स्टूडेंट। चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा चुंबक निकाय है जिसमें एन व एस ध्रुव होते हैं। ठीक है ना, जैसे दंड चुंबक, छड़ चुंबक, धारावाही क्या है स्टूडेंट्स, ये लूप, या धारावाही क्या है, कुंडली भी कह सकते हैं, और धारावाही परिनलिका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय द्विध्रुव के दो उदाहरण दीजिए। तो अब ये चुंबकीय द्विध्रुव है। अब है भौतिक राशि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, आपको पता है, बहुत ध्यान से सुन, बताओ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये तो सिर्फ वैद्युत द्विध्रुव है। अब मैं इधर स्टूडेंट्स भौतिक राशि बना रहा हूं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते थे, पता था आवेश, आवेश कोई सा भी एक आवेश और उनके बीच की दूरी, यही था ना, पढ़ा भी होगा आपने, उनके बीच की दूरी यह था। अगर अब मैं इसी को यहाँ फॉलो करूं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इनमें से कोई एन एस, इनका क्या ले, यहाँ तो आवेश ले लिया था, यहाँ लेते हैं पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं उसे, यानी कि जो ये पोल है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, लेकिन वो अभी आपके कोर्स में नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए, अब बहुत ध्यान से, इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स। आप देखिए, तो हम इसका द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालें, तो देखो ऐसे निकालते स्टूडेंट, यहाँ देखो आप, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्या था, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें मैं ये रख रहा हूं, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो इस पर एक क्या लगा था, बल आघूर्ण लगा था, यानी कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगता है, बल आघूर्ण कितना लगता है, टो बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, पी ई साइन थीटा। ठीक, अब मैं इसको देखो ऐसे रखता हूं, ये लीजिए स्टूडेंट्स, अब मैं इसे चुंबक के लिए पढ़ता हूं, ये है चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है ना, इसमें एक चुंबक रखता हूं, क्या रखता हूं स्टूडेंट्स, चुंबक, ये एन है और ये एस है, तो इस पर आपको मैंने बताया था चुंबक रखता हूं या धारावाही लूप रखता हूं। ठीक है ना, मैंने इस चैप्टर के पहले में लगाया कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप या कोई धारावाही कुंडली रखते हैं जिसे हम चुंबकी कहते हैं ना, तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है, कितना लगता है उसमें, देखो इस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, मैंने उसका फॉर्मूला लिखा है इसमें, टो बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, एन इसमें कुंडली में फेरो की
संख्या, अगर आप ये लोगे। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी और इसकी कंपेयर कीजिए स्टूडेंट्स, बताइए तो P की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, NiA लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, P की जगह क्या लिखा हुआ, और तो देखो चुंबकीय क्षेत्र B है तो B आएगा, वैद्युत क्षेत्र है E तो ये आएगा, साइन थीटा इसमें, तो इसका मतलब ये इसका क्या है स्टूडेंट्स, ये इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना स्टूडेंट्स, जिसे हम M से रिप्रेजेंट करेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M से, तो M बराबर क्या होगा, NiA। तो समझ गए स्टूडेंट, तो देखिए ये किसी लूप के लिए है, क्योंकि लूप पे करना था। ठीक है ना, बात समझ आ गई। अब तो हम इसको हम यहाँ रख देंगे, तो अब फिर हम इससे दोनों प्रकार से स्टूडेंट्स हम डेफिनेशन देंगे। ठीक, बात आगे समझ में आई, तो इस तरह को आप समझिए। तो चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा, और हमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स, मात्रक लिखना है। तो देखिए मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स, ये सब स्टूडेंट्स नोट करा करो और उसमें कीजिए। तो मैं लिखता हूं स्टूडेंट, देखिए ये बड़े वाला स्टूडेंट्स डस्टर लेता हूं, ये मेरा बड़े वाला डस्टर है। इसका एक लॉजिक है स्टूडेंट्स कि जिस तरह से बहुत अच्छी तरह से ये साफ कर देता है, और कोई चीज़ नहीं कर सकती, केवल अखबार ही कर सकता है, इसका कोई लॉजिक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं। देखो पहले तो ये देखो स्टूडेंट, देखो धारावाही लूप है ना, धारावाही लूप, धारावाही लूप एक चुंबक, वाओ चुंबक, और इस चुंबक को क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबक को हम चुंबकीय द्विध्रुव भी कह सकते हैं, यानी कि जिसमें दो ध्रुव हो, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव। भाई चुंबकीय द्विध्रुव को तो चुंबक बोल देते हैं, ठीक है ना, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, की तरह कार्य करता है। ठीक हो गया, मैं बना भी देता हूँ स्टूडेंट्स, ये लीजिए। ठीक है, ये लीजिए, इसमें धारा क्या मेरे आई। ठीक है, इसका ये जो अनुप्रस्थ क्षेत्र, ये जो क्षेत्रफल है इसका, इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, वो अभी देखो मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, वो आया था ना M बराबर NiA, यही आया था, मैंने इससे डिस्कस करा था। ये तो लूप है, लूप में कितने फेरे होते हैं, एक, तो M की जगह एक, तो ये आया था ना स्टूडेंट्स। आइए तो हम इसी से इसकी डेफिनेशन देखें। ठीक है, तो क्या बताओ, ठीक है। अतः किसी धारावाही लूप का, ध्यान से, अतः किसी धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण, उसमें बहने वाली धारा तथा उसके क्षेत्रफल के पृष्ठ, यानी ये जो इसका पृष्ठ है उसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है ना, इसकी क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर। कितना सिंपल स्टूडेंट्स, तो कीजिए। हाँ ठीक होता है, ठीक है ना, अतः लिख दो, अतः, ठीक है, ये लीजिए, धारावाही लूप का, अतः धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण उसमें बहने वाली धारा, उसमें बहने वाली धारा तथा उसके क्षेत्रफल, के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक, वाओ, ठीक, ये चित्र बना दोगे, ठीक है, तो लिख दो, अर्थात किसी धारावाही लूप
का चुंबकीय भाई बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कह लो या चुंबकीय आघूर्ण कह लो एक ही बात है समझे ना स्टूडेंट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी कह सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण भी कह सकते हैं क्या स्टूडेंट्स देखो M बराबर I इंटू ए ठीक है ये लीजिए अब इसका मात्रक लिख दीजिए बताओ मात्रक क्या होगा स्टूडेंट्स कितना आसान मात्रक है स्टूडेंट्स मात्रक पूछ रहा है ना I का क्या होगा एम्पियर और इसका क्या होगा क्षेत्रफल है मीटर वाह ये लीजिए कितना आसान है स्टूडेंट्स ठीक है तो ये एक परिभाषा ये होगी एक परिभाषा और दूंगा स्टूडेंट्स अथवा करके अथवा इसकी दूसरी डेफिनेशन स्टूडेंट्स हम ये तो किसके लिए है धारावाही लोक के लिए ठीक है ना हम तो चुंबकीय द्विध्रुव के कुछ है अथवा अब यदि वो किसी उसके लिए क्या है भाई ये भी तो चुंबकीय द्विध्रुव है चुंबक है इसका वो क्या होगा इसका हम इससे डेफिनेशन देंगे स्टूडेंट बताओ अभी मैंने स्टूडेंट्स ये रखा था बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स ये लीजिए इसे आप बनाइए ये लीजिए ठीक है मैंने ये रखा था इसमें दंड चुंबक कितना बी तो इस पर कितना बल आघूर्ण लगा था टो बराबर NIAB था ना NIAB साइन थीटा और इस NI की जगह क्या रख दूंगा मैं MB साइन थीटा तो M बराबर बोलो क्या होगा स्टूडेंट्स M ही तो निकालना मैं M मैक्सिमम है ना M मैक्सिमम टो मैक्सिमम का होगा थीटा बराबर 90 जब ये ऐसे रखा हो लो स्टूडेंट्स थीटा ये जब ये ऐसे रखो लंबवत है ना थीटा की जगह 90 रख देंगे तो कितना हो जाएगा टो मैक्सिमम बराबर एम बी ठीक टो बराबर तो एम बराबर क्या है टो मैक्सिमम अपॉन बी ठीक इसे लिखना नहीं है वो नहीं करना स्टूडेंट अथवा मैं इसकी डेफिनेशन मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूं बताओ क्या है इससे ये वाला स्टूडेंट्स ठीक तो मैं लिखता हूं इस पर अच्छी तरह से लिखता हूं लिखिए देखो यहां से स्टार्ट करेंगे किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव है ना चुंबकीय द्विध्रुव है ना इसी की बात करता हूँ चुंबकीय द्विध्रुव जिसे हम चुंबक कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला क्या स्टूडेंट्स बल आघूर्ण ऐसे स्टार्ट करोगे स्टूडेंट्स मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए अभी वही टो बराबर कितना था बोलो स्टूडेंट्स एम कैपिटल एम बनाओगे एम बी साइन थीटा ठीक है एम बी साइन थीटा बताओ यदि थीटा बराबर 90 है यानी उसे आप लंबवत रखो उसके क्षेत्र के लंबवत तब बताओ तो टो मैक्सिमम हो जाएगा स्टूडेंट्स क्योंकि साइन थीटा का मान मैक्सिमम कब होगा 90 हमने रखी था तो क्या हो जाएगा एम बी तो हमें एम की डेफिनेशन देनी है स्टूडेंट्स तो बताओ एम की डेफिनेशन क्या आई तो एम बराबर टो मैक्सिमम अपॉन बी टो मैक्सिमम अपॉन बी ठीक है अब देखिए तो अब इन शब्दों का प्रयोग करते हुए ठीक है तो कीजिए कैसे देखिए कैसे बी को एकांक मान लो अर्थात एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र एक समान होना चाहिए एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण को क्या कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो मैं इसकी डेफिनेशन यही देखता हूँ कितना नीचे आ रहा है स्टूडेंट्स मेरा स्क्रीन में ठीक है हो जाएगा स्टूडेंट्स तो आता है यहाँ से स्टार्ट कर आता है ठीक है ना एकांक व
एक समान, एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लंबवत रखे चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव, अब चुंबक की तरीके से चुंबकीय द्विध्रुव चुंबक पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण को, अधिकतम बल आघूर्ण को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो डेफिनेशन देने की जरूरत क्यों पड़ी स्टूडेंट्स? दो डेफिनेशन इसलिए देने की पड़ी थी क्योंकि ये धारावाही लूप है ना, धारावाही लूप, भाई चुंबक में तो धारा है ही नहीं, तो इसलिए चुंबक के लिए डेफिनेशन नहीं होगी, तो इसलिए हमेशा स्टूडेंट्स कौन सी डेफिनेशन देनी चाहिए? ये, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह समझने के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट इसको दोनों लिख दो तो मजा ही आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए परफेक्टनेस टॉपर का जवाब। ओके स्टूडेंट्स, जितना डिटेल में पढ़ोगे स्टूडेंट्स